हेलो दोस्तों, मैं रवि मिश्रा कॉमर्स 2.0 में स्वागत करता हूं। जो इकोनॉमिक्स के एक नए वीडियो लेक्चर में जो हम लोग पढ़ रहे थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और डिमांड, उसमें डिमांड दो चैप्टर होता है, डिमांड एंड इलास्टिसिटी। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और डिमांड का तो हो गया था, बट इलास्टिसिटी का जो क्वेश्चंस रह गया था उसको हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं एक आज इस नए वीडियो में। तो जिसका पहला ही क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर तो 43 है, लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पहला क्वेश्चन है जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और डिमांड में ही वो इंक्लूसिव था। हम लोगों ने उसका वो सीरीज बनाया था, तो डिमांड और इलास्टिसिटी का ऑब्जेक्टिव एक ही में कर दिया था, लेकिन उस दिन वीडियो बनाते वीडियो लंबा हो जा रहा था, 24 मिनट का ऑलरेडी वीडियो हो चुका था। तो इस वजह से हम लोगों ने इलास्टिसिटी वाला क्वेश्चन को रोक दिया। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के पास हम लोग लेकर आए हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो वन शॉट रिवीजन चल रहा था। तो आज इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर नंबर 5 कह लीजिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये सारा ऑब्जेक्टिव्स है, जिसका पहला ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर तो 43 हो जाला, लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनमें से कौन सा फैक्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए है नेचर ऑफ गुड्स, गुड्स की प्रकृति। ऑप्शन नंबर बी प्राइस लेवल। ऑप्शन नंबर सी इनकम लेवल एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को नेचर ऑफ गुड्स भी अफेक्ट करता है, प्राइस लेवल भी अफेक्ट करता है, इनकम लेवल भी अफेक्ट करता है, यानी कि आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हैज। कितने टाइप होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। तो कह रहा है कि कितने टाइप होते हैं, तो कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर है सी 6, ऑप्शन नंबर डी है 7। तो कितने टाइप होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 5 होते हैं। लोगों ने पढ़ा होगा हाईली इलास्टिक, लेस इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। ये 5 तरह के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा काइंड्स या डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हम लोग उस समय चैप्टर में पढ़े थे कि तो यही क्वेश्चन होगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कितने तरह के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं। 5 तरीके से, जिसका मैंने नाम रखा कि क्या होता है हाईली इलास्टिक, लेस इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नेसेसिटीज इज। नेसेसिटीज में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी है अनलिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी है ग्रेटर देन यूनिटी एंड ऑप्शन नंबर डी है लेस देन यूनिटी। लेस देन यूनिटी। तो आपका आंसर हो जाएगा नेसेसिटी गुड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होता है, क्योंकि प्राइस बढ़ने से डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ता है, बढ़ने या घटने से। नेसेसिटीज गुड्स का जो डिमांड रहता है उतना ही रहता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नेसेसरी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस क्या होता है, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अगला ऑप्शन कह रहा है चेंज इन डिमांड, ऑप्शन सी कह रहा है चेंज इन रियल इनकम, चेंज इन प्राइस। मतलब कि प्राइस इलास्टिसिटी का डेफिनेशन होता है चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज होता है, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। कह रहा है कि कोई डिमांड कर्व जैसे ऐसे बनता है स्ट्रेट लाइन, तो कह रहा है एट द मिड पॉइंट, एकदम से यहाँ पे मिड पॉइंट पे, कह रहा है मिड पॉइंट पे ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व कैसा होता है। विल बी 0 होता है, विल बी यूनिट होता है, विल बी इनफाइनाइट होता है, नन ऑफ दिस होता है। तो मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, विल बी यूनिट, विल बी यूनिट होता है, क्योंकि ऊपर 1 होता है, ऊपर बीच में 1 होता है, ये लेस देन 1, ये लेस देन 1 मतलब कि हाईली इलास्टिक, लेस इलास्टिक, यूनिट, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक होता है। अगला क्वेश्चन देखें, question number 48, what is the price elasticity of demand if the demand for a goods change by 60% due to 40% change in price। कह रहा है कि डिमांड में 60% के चेंज होने से प्राइस में कितना परसेंट के चेंज, प्राइस में 40% के चेंज होने से डिमांड में कितना का चेंज हो जाता है। तो इसका आंसर होगा -1.25। कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी इफ द डिमांड फॉर अ गुड्स चेंज बाय 60% ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ड्यू टू 40% चेंज इन प्राइस।
40% की प्राइस में कमी होने से डिमांड में कितना का चेंज हो गया है, 60% का। तो ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, -1.5 इज द राइट आंसर। 48 का बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर लग्जरी गुड्स, लग्जरी मैंने विलासिता वस्तु, द डिमांड इज, लग्जरी गुड्स में डिमांड इज माने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कैसा होता है, तो इन इलास्टिक होता है, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है इलास्टिक होता है, ऑप्शन नंबर सी हाईली इलास्टिक, एंड ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली इन इलास्टिक। तो लग्जरी गुड्स में जो काइंड्स ऑफ डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी हम पढ़ते हैं, तो लग्जरी गुड्स में पहला ही होता है हाईली इलास्टिक डिमांड। लग्जरी गुड्स में हाईली इलास्टिक डिमांड होता है, अगर उसके कीमत में थोड़ी सी कमी आ जाए तो उसके डिमांड में एक्सेसिव चेंज आ जाता है, किसमें, लग्जरी गुड्स में। आगे देखें, अगला क्वेश्चन कह रहा है एनी स्टेटमेंट अबाउट डिमांड फॉर अ गुड्स इज कंसीडर्ड कंप्लीट ओनली व्हेन द फॉलोइंग इज और आर मेंशन्ड इन। कह रहा है कि एनी स्टेटमेंट अबाउट डिमांड फॉर अ गुड्स इज कंसीडर्ड कंप्लीट ओनली व्हेन द फॉलोइंग इज और आर मेंशन्ड इन। पहला है प्राइस ऑफ द गुड, दूसरा है क्वांटिटी ऑफ द गुड, तीसरा है पीरियड ऑफ टाइम, एंड डी ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ऐसा स्टेटमेंट डिमांड के बारे में बताइए जो कहता है कि कंसीडर कंप्लीट ओनली व्हेन द फॉलोइंग इज और आर मेंशन्ड, तो प्राइस ऑफ द गुड्स को मेंशन करता है। 50 नंबर का ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 51 द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व ऑफ अ नॉर्मल गुड्स इज। नॉर्मल गुड्स का डिमांड कर्व कैसा होता है, निगेटिव होता है, ऑप्शन नंबर बी पॉजिटिव होता है, ऑप्शन नंबर सी 0 होता है, ऑप्शन नंबर डी अनडिफाइंड होता है। तो नॉर्मल गुड्स में डिमांड कर्व कैसा होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि प्राइस और डिमांड में ऐसा रिलेशन होता है नेगेटिव, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड एंड लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग पढ़े थे, ड्यू टू लॉ ऑफ डिमांड ये निगेटिव स्लोप होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विथ एन इंक्रीज इन इनकम कंज्यूमर डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ विच गुड्स। कह रहा है इनकम बढ़ गया, विद द इंक्रीज इन इनकम, इनकम बढ़ने से कंज्यूमर डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ विच गुड्स, किसका कंजम्पशन घटा देगा, ऑप्शन नंबर ए इंफीरियर गुड्स, ऑप्शन नंबर बी नॉर्मल गुड्स, ऑप्शन नंबर सी गिफिन गुड्स, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। तो आंसर होगा गिफिन गुड्स का। कंज्यूमर का इनकम बढ़ने से गिफिन गुड्स का कंज्यूमर क्या करेगा, डिमांड घटा देगा। आप लोग ध्यान रखेंगे कि गिफिन गुड्स इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ देखें एक डायग्राम आपको शो किया गया है और बता रहा है कि द डिमांड कर्व ऑफ गुड्स शिफ्ट फ्रॉम डी कैपिटल DD1 टू स्मॉल DD1। कह रहा है कि ये डिमांड कर्व शिफ्ट क्यों हुआ है कैपिटल DD से स्मॉल DD पे, तो कह रहा है इसका कारण क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड्स, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है राइज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो इसका आंसर सी होगा राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स के कीमत में वृद्धि होने से क्या हुआ है, उसका डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया है दाहिनी तरफ, एक्चुअली बाईं तरफ, सॉरी फॉर दैट, लेफ्ट साइड में। अगला क्वेश्चन कह रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कह रहा है ऑप्शन नंबर ए क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होता है, ऑप्शन नंबर बी क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होता है, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी होता है, एंड नन ऑफ द अबव। कह रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है आपका क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, क्योंकि क्वांटिटी को बताता है कि कितना प्राइस चेंज होने से डिमांड में कितना का चेंज हुआ, कितना क्वांटिटी को बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव होता है, ध्यान रखते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। लॉ ऑफ डिमांड इज क्वालिटेटिव एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी को बताता है इलास्टिसिटी, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड क्वांटिटी को नहीं बताता है। किसको बताता है, क्वालिटी को। तो ध्यान रखेंगे लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वांटिटेटिव। तो आप ध्यान से लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 54 का बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मूला फॉर मेजरिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनमें से कौन सा फॉर्मूला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करता है, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ऑप्शन ए ही सही है, ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज होता है, ये ऊपर भी पढ़ चुके हैं, और फॉर्मूला भी यही होता है, क्योंकि नीचे इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला पढ़ने का कोई मतलब नहीं। कह रहा है फॉर गिफिन गुड्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। गिफिन गुड्स में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा होता है, तो कह रहा है निगेटिव होता है, ऑप्शन बी पॉजिटिव होता है, ऑप्शन सी 0 होता है, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव होता है। तो कह रहा है गिफिन गुड्स में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है पॉजिटिव। अगला
फॉलोइंग फिगर शोज, ये फिगर क्या दिखाता है? ये फिगर दिखाता है हाईली इलास्टिक डिमांड, ऑप्शन बी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ऑप्शन सी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ऑप्शन डी इन इलास्टिक डिमांड। नहीं, तो ये फिगर आपको दिखाता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, परफेक्टली इलास्टिक। यहां होता है ईडी इज इक्वल टू जीरो, ईडी इज इक्वल टू जीरो, नेसेसिटीज गुड्स में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 58, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज इलास्टिसिटी लेस देन 1, इनमें से कौन लेस देन 1 इलास्टिसिटी शो करता है? नेसेसिटीज गुड्स, ऑप्शन नंबर बी कंफर्ट गुड्स, ऑप्शन नंबर सी लग्जरी गुड्स, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। मतलब कि इनमें से कौन लेस देन इलास्टिसिटी दिखाता है? तो आंसर होगा नेसेसिटीज गुड्स लेस देन 1, आंसर होगा लेस नेसेसिटीज गुड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है विथ विच मेथड, इनमें से कौन सा मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेथड, इनमें से कौन सा मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करता है? तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड और पॉइंट मेथड, ऑल द अबव। तो इनमें से सारे ही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं। इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड किसने प्रोपाउंड किया था? तो फ्लक्स ने, फ्लक्स ने, ध्यान रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिलेटिव इलास्टिक डिमांड इज शोन बाय, रिलेटिव इलास्टिक डिमांड इज शोन बाय, रिलेटिव इलास्टिक डिमांड को कैसे दिखाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है डेल्टा क्यू बटा क्यू ग्रेटर देन डेल्टा पी बाई पी, मतलब कि क्वांटिटी में ज्यादा चेंज, प्राइस में कम चेंज। ऑप्शन बी कह रहा है डेल्टा पी अपॉन पी ग्रेटर देन डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, ऑप्शन सी कह रहा है डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपन क्यू, नन ऑफ दिस। तो रिलेटिव इलास्टिक डिमांड, रिलेटिव इलास्टिक डिमांड कहता है कि क्वांटिटी में ज्यादा चेंज और प्राइस में कम चेंज, यानी कि रिलेटिव इन इलास्टिक होता तो ऑप्शन बी सही हो जाता, लेकिन रिलेटिव इलास्टिक दिया है तो क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू अपन क्यू लेस देन डेल्टा पी अपन पी। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिस इज रिक्वायर्ड फॉर अ बजट सेट, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर अ बजट सेट, इनमें से दिस इज रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड है फॉर बजट सेट के लिए, कलेक्शन ऑफ बंडल्स रिक्वायर्ड है, प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, टोटल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यस ऑल ऑफ द अबव, यानी कि आंसर डी ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मोर ऑफ गुड्स 1, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है लेस ऑफ गुड्स 2, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मोर ऑफ बोथ 1 एंड 2 एंड ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी। तो यहां आंसर 62 का होगा, ए एंड बी, मोर ऑफ गुड्स 1 एंड लेस ऑफ गुड्स 2, एक से ज्यादा और दो से कम, यानी कि आंसर होगा डी। सारे ऑप्शन, इसीलिए मैं कहता हूं बार बार हर वीडियो में बोलते जा रहा हूं, सारे ऑप्शन ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि पहला सही लगा दूसरा सही लगा वही मार दिया आपने, नहीं, ऑप्शन सारे पढ़ने जरूरी है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को पहला कह रहा है ऑप्शन लॉ ऑफ इंक्रीजिंग यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, ऑप्शन सी लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड डी नन ऑफ दिस। तो 63 का आंसर है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ओह सॉरी फॉर दैट, यहां आंसर होगा लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि 63 का सी। अगला क्वेश्चन है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर शो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर शो करता है कौन? ऑप्शन नंबर ए परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, नहीं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ये हो सकता है, ऑप्शन सी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ऑप्शन डी। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर सो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिखाता है आपको यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी मतलब ईडी इज इक्वल टू 1, ईडी इज इक्वल टू 1, मतलब जितना प्राइस में चेंज उतना ही डिमांड में चेंज, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ध्यान रखेंगे। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 5 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ऑब्जेक्टिव 1 शॉर्ट रिवीजन चल रहा था। आगे हम लोग करेंगे प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, प्रोड्यूसर बिहेवियर से लेकर सप्लाई तक का पूरा लेक्चर इसमें रहेगा, तो आप लोग बने रहिए कॉमर्स 2.0 के साथ और 1 शॉर्ट रिवीजन वीडियो देखते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। ओके, मैं रवि मिश्रा
आपको कहूँगा कि अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, इस वीडियो का लाभ उन्हें भी दें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।